प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी सारथी आरएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। हमारा आज का विषय है पद्यांश या काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या। सभी यूनिवर्सिटीज़, सीबीएसई बोर्ड या सभी राज्यों के जो परीक्षा संबंधी बोर्ड्स हैं उनमें हिंदी विषय के अंदर पद्यांश और काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या से संबंधित जो प्रश्न आता है उस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इस प्रश्न आने पर हमें किन किन बिंदुओं का ध्यान देते हुए अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर लेखन और सटीक भावों के साथ, सटीक व्याख्या के साथ हमने इस प्रश्न का उत्तर देना होता है। जैसे अब हमारे पास सीबीएसई बोर्ड, हरियाणा, हिमाचल बोर्ड और अन्य जो एनसीईआरटी पुस्तकें जिस बोर्ड में, जिस राज्य में लगी हुई हैं, उसमें आरोह भाग 2 कक्षा 12 का ये काव्यांश दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखा हुआ। तो इन पंक्तियों को जब आप अपने प्रश्न पत्र में देखोगे तो किस प्रकार से आपने इस पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग और आगे इसका जो उत्तर है वो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, उस पर हम विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं आगे इसी वीडियो में। तो इसके जो बिंदु हैं उनको हमने किस प्रकार से लेखन करना है उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमने संदर्भ, दूसरे नंबर पर प्रसंग, फिर व्याख्या, चौथे नंबर पर भाव सौंदर्य और पांचवें नंबर पर हमने शिल्प सौंदर्य का वर्णन करना है, जिसके अंतर्गत भाषा, छंद, शैली, अलंकार योजना, गुण, रीति और शब्द शक्ति, इनका प्रयोग किस प्रकार से काव्य में होता है उसकी हमने विस्तृत चर्चा अपनी उत्तर पुस्तिका में करनी है। तो आगे इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो पुस्तक आरोह का पद परीक्षा के दौरान हमारे पास रहेगा परीक्षा पत्र में, उसको हम अपने सामने रख लेंगे और फिर उसके बाद जो हमारा पद है उसका संदर्भ लिखेंगे सबसे पहले। जैसे हमारा ये है, हो ना जाए पथ में रात कहीं और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इन पंक्तियों को मैंने संक्षिप्त में रखा है। तो सबसे पहले संदर्भ, आपने इस प्रकार से इन पंक्तियों को लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 कक्षा 12वीं से लिया गया है। इसके रचयिता महान कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो आपने इस प्रकार से संदर्भ देना है कि पुस्तक कौन सी है, कक्षा 12वीं की, नाम जिसका आरोह है, और उनको जो मुख्य बिंदु हैं उनको रेखांकित करना है, अंडरलाइन करना है लिखने के बाद, ताकि आपके जो उत्तर हैं वो और ज़्यादा प्रभावी हो जाएं। उसके बाद आपने प्रसंग लिखना है कि जो कवि जी के द्वारा यह काव्य पंक्तियाँ लिखी गई हैं उनका प्रसंग क्या है। प्रसंग है, आपने प्रसंग लिखकर उसके 2 बार रेखांकित कर और विवरण चिन्ह अवश्य लगाना है आगे इस प्रसंग में। इस काव्यांश में या इन काव्य पंक्तियों में कवि ने प्रेम की बेचैनी, प्रेमी की व्यग्रता का अत्यंत सूक्ष्म चित्रण किया है। तो जो प्रेम की बेचैनी है या फिर प्रेमी की व्यग्रता है उसको हमने रेखांकित करना है कि उनकी अत्यंत सूक्ष्म चित्रण इन काव्य पंक्तियों में हुआ है। आगे हम व्याख्या की ओर चलेंगे। इसी काव्यांश की व्याख्या के अंतर्गत कवि कहता है कि दिन भर चलकर अपनी मंजिल के समीप पहुंचने वाला पथिक सोचता है कि अब अपनी मंजिल पास ही है, परंतु उस मंजिल तक पहुंचने से पहले ही कहीं रात ही न हो जाए और वह वहां तक पहुंच ही न पाए। इसलिए वह पथिक यह सोचकर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता है, आगे अपने घर की ओर बढ़ता है। प्रिय मिलन की बेचैनी के कारण उसे लगता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है।
आशय यह है कि पथिक के मन में मंजिल तक पहुंचने तथा वहां पर प्रिय मिलन की आशा बढ़ रही है। इस विचार से पथिक अपने कदम तेजी से बढ़ाने लगता है। शरीर से थका हुआ होने पर भी उसके मन में उमंग, उल्लास और आशा का संचार हो रहा है। तो जो हमने इनकी व्याख्या को लिखने के बाद जो मुख्य बिंदु हैं, जैसे कि प्रिय मिलन की बेचैनी के कारण वो जल्दी जल्दी चल रहा है, कहीं दिन जल्दी न ढल जाए, और आगे उसके मन में जो उमंग और उल्लास हैं अपने घर पे जाने की, अपने परिवार से मिलने की, उसके जो आशा उल्लास का संचार हो रहा है, उन मुख्य पंक्तियों को हम रेखांकित करेंगे। तो इस प्रकार से हमें ये इस काव्यांश की व्याख्या का यहाँ पे लेखन करेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में। और उसके बाद है भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य के अंतर्गत कि जो कवि ने है, जिनकी पंक्तियाँ हैं, उनका मुख्य भाव क्या है, वो उसका वर्णन हम करेंगे। इस काव्यांश में प्रेम की बेचैनी और प्रेमी की व्यग्रता को बड़े ही सजीव और सूक्ष्म ढंग से व्यक्त किया गया है। प्रेमी को दिन के छिपने का डर लगा रहता है, इसलिए पथिक सोचता है कि उसे जल्दी जल्दी चलकर अपनी मंजिल पर पहुंच जाना चाहिए। इस काव्यांश में यह संदेश भी व्यक्त हुआ है कि लक्ष्य को पाने में शीघ्रता भी करनी चाहिए, उसमें उत्साह एवं लगन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो कवि जी का जो यहाँ पे भाव सौंदर्य है, जो यहाँ पे भाव निकल के आया इन पंक्तियों में, कि जो पथिक है अपने घर, अपने परिवारजनों को मिलने के लिए कहीं सोचता है कि पथ में रात ना हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी चलकर उसे अपनी मंजिल पा लेनी चाहिए, अपने घर, अपने परिवारजनों के पास पहुंच जाना चाहिए। और साथ ही साथ जो मुख्य भाव जो यहाँ पे शिक्षार्थियों के लिए, या जो कोई भी मेहनती व्यक्ति जिसकी उत्साह में कभी कमी नहीं आनी चाहिए, उसकी लगन में कभी कमी नहीं आनी चाहिए, ताकि वो अपने लक्ष्य को आसानी से और शीघ्रता से पा सके, इन पंक्तियों का मुख्य भाव यह रहा है जो आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आगे जो मुख्य बिंदु है शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य के अंदर जो हम लिखेंगे पहले नंबर पे, सबसे पहले भाषा के बारे में। भाषा सहज, सरल, प्रवाह में एवं भावपूर्ण है। नंबर 2 पे कोमल कांत पदावली के कारण इस गीत में नाद सौंदर्य और सुगेयता का भी समावेश हुआ है, कि ये जो पद हैं इनमें नाद सौंदर्य मतलब इसको गाया जाना बहुत आसान है, सुगेयता है ये, तो ये मुख्य बिंदु हैं यहाँ पे शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत ये वाले। और नंबर 3 पे जल्दी जल्दी पद योजना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। जो अलंकार हमारे सामने इसमें निकल के आया है वो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। एक शब्द कोई 2 बार आता है और वही अर्थ रखता है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, लेकिन 2 शब्द इकट्ठे आने पर अगर दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग हो जाए तब यमक अलंकार होता है। छात्राओं ने इस बात पर विशेष ध्यान देना है। नंबर 4 पर शब्द चयन सर्वथा उचित एवं भावाव्यक्ति में सहायक है। और यहाँ पर उसके बाद इस प्रकार हम लिखेंगे, ये शिल्प सौंदर्य है। और यहाँ पर मैं 5वां बिंदु यहाँ पे लिख देता हूँ अभी, कि संपूर्ण पद में माधुर्य गुण है। इसके साथ प्रसाद गुण की भी परिणति हुई है। तो यहाँ पे ये जो मुख्य जो गुण हैं इसमें प्रसाद और माधुर्य गुण हैं। तो इस प्रकार से हम अपने शिल्प सौंदर्य के अंदर इन मुख्य बिंदुओं के साथ
अपने जो काव्यांश की जो सप्रसंग व्याख्या है उसको बहुत अधिक प्रभावी बना सकते हैं, उसमें अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस विषय पर आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई है। आप खूब मेहनत करो, अपने मंजिल की ओर बढ़ो, अच्छे अंक प्राप्त करो। आपका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।